हेलो दोस्तों, मैं रतन सैनी उड़ान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इन अनुच्छेदों में से सभी प्रकार के कंपटीशनों में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, इसलिए आज हम इनका सीरियलबद्ध तरीके से 1 बाय 1 अनुच्छेदों का अध्ययन करते हैं। भारतीय संविधान 22 भागों में बटा हुआ है और इसमें 395 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद प्रथम की बात हम करते हैं। अनुच्छेद फर्स्ट में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, अर्थात भारत राज्यों का संघ है, इसे भारत और इंडिया के नाम से संबोधित किया गया है। इस संघ में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हैं। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 1 में किया गया है। अनुच्छेद 2 के अनुसार भारतीय संसद नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, अर्थात नए राज्यों की स्थापना का स्पष्ट उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 2 में किया गया है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, उनकी सीमाओं या उनके नामों में परिवर्तन भारतीय संसद कर सकती है, अर्थात वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों तथा सीमाओं या उनके नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। इसका स्पष्ट उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 3 में किया गया है। अनुच्छेद 4 नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों का निर्माण, उनकी सीमाओं में परिवर्तन की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। इसके लिए किसी भी राज्य की विधानसभा एवं उसके विधानमंडलों की सहमति लेना आवश्यक नहीं है। सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्य की स्थापना, क्षेत्र में परिवर्तन आदि सभी कार्य भारतीय संसद कर सकती है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अर्थात संविधान के अनुच्छेद 5 में जन्मजात नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 9 में यदि किसी व्यक्ति ने विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने की है तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, अर्थात किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अतिरिक्त किसी अन्य विधि से छीना नहीं जा सकता। अनुच्छेद 10 के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि भारतीय संसद किसी विधि के द्वारा नागरिकों की नागरिकता छीन सकती है, अन्य किसी विधि के द्वारा नागरिकता छीनी नहीं जा सकती। संविधान के अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन, अर्थात भारतीय संसद नागरिकों को नागरिकता प्रदान कर सकती है तथा किसी कारणवश नागरिकों की नागरिकता छीन भी सकती है। संविधान का अनुच्छेद 12 इस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है, अर्थात भारत की अधिराज्य के अधिकार क्षेत्र का वर्णन किया गया है कि राज्य को कौन कौन से अधिकार हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 12 में किया गया है। अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान में सर्वप्रथम न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 13 में की गई है। अनुच्छेद 13 में ही अधित्याग और आच्छादन की व्यवस्था भी की गई है। अधित्याग से अभिप्राय है कि किसी भी व्यक्ति को प्राप्त अधिकारों को वह व्यक्ति अपने इच्छा से उनका त्याग नहीं कर सकता, अर्थात संविधान के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को अधिकार प्रदान किए गए हैं तो वह व्यक्ति अपनी इच्छा से अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। अनुच्छेद 13 नागरिक अधिकारों पर आच्छादन का कार्य करता है, अर्थात नागरिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 के अनुसार विधि के समक्ष समानता की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता।
अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, अर्थात सार्वजनिक पदों को प्राप्त करने में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत किया गया है, अर्थात किसी भी नागरिक के साथ छुआछूत जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 18 के द्वारा उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 19 में विचार अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता, संघ बनाने, सम्मेलन करने तथा संपूर्ण भारत में प्रवास की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 यह जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान किया गया है। इसे प्राकृतिक अधिकार भी कहा जाता है। अनुच्छेद 21 क इसमें शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अर्थात व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे निवारक निरोध का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध इससे किया गया है, अर्थात जबरन किसी व्यक्ति से श्रम नहीं लिया जा सकता। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, अर्थात बालकों के शोषण का प्रतिषेध करता है या निषेध करता है। जोखिम भरे कार्यों में बालकों को नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसी के तहत सिख जाति पगड़ी धारण करती है, कृपाण धारण करती है आदि अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत उनको दिए गए हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए व्यय किए गए धन पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, अर्थात किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए खर्च किया गया धन टैक्स फ्री होता है। इसका स्पष्ट उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 27 में किया गया है। अनुच्छेद 28 इस अनुच्छेद में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है तथा राजकीय संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई गई है कि अर्थात राजकीय अनुदान से चलने वाली जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें किसी भी प्रकार के धर्म का प्रचार नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार अनुच्छेद 29 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान करता है, अर्थात अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना और उनमें प्रशासन करना का अधिकार अनुच्छेद 30 के तहत दिया गया है। मुसलमान जो भी मदरसे चलाते हैं वो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत ही प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 31 यह अनुच्छेद निश्चित है। इससे पूर्व अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था। अब इस अधिकार को अनुच्छेद 300 क में एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 32 रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी की जा सकती है। इसके अधीन 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं। अनुच्छेद 33 सेना विधि लागू होने पर मौलिक अधिकारों का निलंबन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। अगर किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू है तो उस क्षेत्र के नागरिकों के अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। इसकी शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवर्त है
तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन, अर्थात जब सेना विधि किस क्षेत्र में लागू हो जाती है तो अपने आप नागरिकों के अधिकार प्रतिबंधित हो जाते हैं। अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान है, अर्थात अनुच्छेद 33 और 34 के जो भी प्रावधान हैं उनसे संबंधित सभी प्रकार की शक्तियाँ भारतीय संसद को प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 37 इस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, इसका प्रावधान किया गया है, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों पर मूल अधिकार प्रभावी हैं, इसका स्पष्ट उल्लेख अनुच्छेद 37 में किया गया है। प्रभावी किस प्रकार हैं? देखिए, मूल अधिकार वाद योग्य हैं, उनको न्यायालय में रखा जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, उनको न्यायालय में प्रवृत्त नहीं किया जा सकता या न्यायालय में नहीं रखा जा सकता। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए समान सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, अर्थात राज्य को एक निर्देश है कि राज्य लोक कल्याण को बढ़ाने के लिए समान सामाजिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं, अर्थात अनुच्छेद 39 नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाता है। कई बार इससे संबंधित क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जो मूल अधिकारों पर प्रभाव उत्पन्न करता है, तो वह है अनुच्छेद 39 है। अनुच्छेद 39 क समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करता है। अगर कोई व्यक्ति विधिक सहायता प्राप्त नहीं कर सकता है किसी भी कारण से, किसी भी अभाव से, तो उसके लिए राज्य निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, अर्थात संविधान में सर्वप्रथम पंचायती राज का उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार प्रदान किया गया है, अर्थात काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार अनुच्छेद 41 के तहत प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किया गया है कि काम करने वालों के लिए जीवन जीने के लिए या जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी राज्य निश्चित करेगा। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, अर्थात संपूर्ण देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा, इसे ही समान सिविल संहिता कहा जाता है। लेकिन यह अनुच्छेद अब भी या वर्तमान समय में भी लागू नहीं है। अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है, अर्थात 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा, इसका स्पष्ट उल्लेख अनुच्छेद 45 में किया गया है। अनुच्छेद 48 में कृषि पशुपालन का संगठन, अर्थात वैज्ञानिक विधि से इनमें सुधार करने का प्रावधान या राज्य को निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 48 क पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का निर्देश भी राज्य को प्रदान किया गया है। इससे संबंधित भी अनेक बार क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा या वन्य जीवों की सुरक्षा संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो वह है 48 क। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं तथा प्रतीकों का संरक्षण, अर्थात राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं तथा प्रतीकों का संरक्षण प्रदान करेगा। इसका स्पष्ट उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 49 में किया गया है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अर्थात भारतीय संविधान में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में किया गया है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि,
तथा भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 में किया गया है। इससे संबंधित भी क्वेश्चन कई बार पुटअप किया गया है। अनुच्छेद 51 कै इस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के लिए 11 मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे तथा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ दिया गया। इस प्रकार अनुच्छेद 51 कै में 11 मूल अधिकार सम्मिलित किए गए हैं। अनुच्छेद 52 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात राष्ट्रपति के पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में किया गया है। अनुच्छेद 53 अर्थात संघ की कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होगी, अर्थात कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्रदान की गई है अनुच्छेद 53 के द्वारा। अनुच्छेद 54 इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसका स्पष्ट उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 56 इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है, अर्थात राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 के तहत 5 वर्ष निश्चित किया गया है। अनुच्छेद 57 इसमें राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता का उल्लेख किया गया है। इसके लिए भारतीय संविधान मौन है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार भारत का राष्ट्रपति बना था। इसलिए भारत का कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। इससे ज़्यादा बार बने या न बने, इसके लिए भारतीय संविधान मौन है। अनुच्छेद 60 संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के लिए शपथ का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति, अर्थात अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 इस अनुच्छेद के द्वारा उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, अर्थात उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसका स्पष्ट उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 64 में किया गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था अनुच्छेद 66 में की गई है। उपराष्ट्रपति के लिए शपथ और प्रतिज्ञान का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 69 में किया गया है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके तहत राष्ट्रपति किसी अपराधी को या मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति को की सज़ा माफ़ कर सकता है, उसकी सज़ा का निलंबन कर सकता है, उसकी सज़ा का परिहार कर सकता है, उसकी सज़ा का लघुकरण कर सकता है आदि शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। अर्थात सज़ा को कम कर सकता है, सज़ा में परिवर्तन कर सकता है, सज़ा को कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है। ये संपूर्ण शक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 73 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। अनुच्छेद 74 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद हो, अर्थात राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, ये कौन से अनुच्छेद में स्पष्ट उल्लेख किया गया? तो वह अनुच्छेद 74 है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा
मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत करता है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का उल्लेख करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो संघ सरकार को विधिक सलाह देने का कार्य करता है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य संचालन का उल्लेख इसमें किया गया है। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री अपने कर्तव्यों की सूचना राष्ट्रपति को देगा, इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अर्थात अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह प्रधानमंत्री से उसके कार्यों की जानकारी प्राप्त करे। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। अर्थात एक ऐसी सभा या समिति होगी जो शासन संचालन के लिए कानून का निर्माण करेगी। इस समिति को ही संसद कहा जाता है। संसद के अंग 3 होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर के संसद का गठन करते हैं। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है, जिसमें से 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 81 संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अर्थात लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, जिसमें से 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं तथा 2 सदस्य एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र संचालन, सत्रावसान और विघटन संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। अर्थात संसद का सत्र कब शुरू होगा, संसद का सत्रावसान करना और संसद को विघटित करना आदि से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 85 में किए गए हैं। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण तथा संदेश भेजने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति को अभिभाषण करने तथा संसद को संदेश भेजने का अधिकार प्रदान किया गया है। वह लोकसभा एवं राज्यसभा को संदेश भेज सकता है। अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति सभापति होता है और उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की व्यवस्था करता है। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा में किया जाता है और उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी किया जाता है। अनुच्छेद 98 इस अनुच्छेद के द्वारा संसदीय सचिवालय का उल्लेख किया जाता है कि संसद की सहायता के लिए एक सचिवालय की स्थापना की जाए। अनुच्छेद 99 संसद सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 99 के तहत ही लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शपथ ग्रहण करते हैं। अनुच्छेद 108 इस अनुच्छेद से संबंधित भी बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अर्थात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 108 करता है। जब किसी साधारण विषय पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इस प्रकार संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है।
अनुच्छेद 109, संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया, क्योंकि विशेष प्रक्रिया से मतलब है धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य होती है। अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक से अभिप्राय यह है कि राष्ट्र की वार्षिक आय या आय के सभी संसाधन धन विधेयक में शामिल किए जाते हैं, जैसे ऋण, कर अधिरोपित करना और अन्य न्याय के साधन भी इसमें सभी प्रकार के आ जाते हैं। अर्थात आय के सभी स्रोत धन विधेयक के अंतर्गत लिए जाते हैं। अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 विधेयक पर अनुमति की बात करता है। अनुमति राष्ट्रपति से ली जाती है, अर्थात राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष किसी धन विधेयक को धन विधेयक न माने तो वह धन विधेयक नहीं माना जाएगा। इस प्रकार जब लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है कि कौन सा धन विधेयक है और कौन सा साधारण विधेयक, यह शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष को प्रदान की गई है। अनुच्छेद 112, वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट का प्रावधान अनुच्छेद 112 में किया गया है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बजट निर्माण की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद के तहत होती है, तो वह अनुच्छेद 112 के तहत होती है। अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक का प्रावधान है। विनियोग विधेयक से अभिप्राय है कि धन संचित निधि में रहता है और संचित निधि में से संसद की अनुमति के बिना 1 रुपया भी निकाला नहीं जा सकता। जब संसद की अनुमति से धन या राशि निकाली जाती है तो उस विधेयक को विनियोग विधेयक कहा जाता है। अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 115 में अनुपूरक विधेयक अतिरिक्त या अधिक अनुदान की मांग की जाती है। जब तय राशि में अगर वो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है तो इसके लिए अतिरिक्त राशि संसद से स्वीकृत करानी होती है, जो अनुपूरक या अधिक अनुदान के तहत होती है। अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवाद अनुदान 3 विषय आते हैं, जिसमें लेखानुदान का मतलब है कि बजट निर्माण में समय लगता है, तो इस दौरान राज्य संचालन के लिए या शासन संचालन के लिए धन लोकसभा लेखानुदान के तहत जारी करती है। प्रत्यानुदान से अभिप्राय है कि आपातकालीन स्थिति में अकस्मात धन की आवश्यकता होती है, इस समय जो धन जारी किया जाता है वह प्रत्यानुदान कहलाता है। तथा अपवाद अनुदान ये विशेष स्थिति में जारी किया गया धन होता है या जारी की राशि होती है, इस पर संसद में बहस नहीं हो सकती। अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है, अर्थात वित्त विधेयक का स्पष्ट उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 117 में किया गया है। वित्त विधेयक से अभिप्राय यह है कि वार्षिक व्यय सभी वित्त विधेयक में आते हैं, अर्थात एक वर्ष में किन किन मदों पर धन खर्च करना है वे मद सारे वित्त विधेयक में शामिल होते हैं। इससे आगे का अध्ययन अगले वीडियो में करवाएंगे और अधिक जानकारी के लिए आप प्ले स्टोर में जाकर हमारा ऐप उड़ान एकेडमी डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद।